हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की देख रहे हैं। चैप्टर है आज का 9। आज के चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। आज आपको व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले कहता है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, चैप्टर 8 में उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में आप पढ़ चुके हो पहले। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 से लेकर 8 तक का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे भी एक बार देखिएगा। बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है सारा वीडियो। आपको पता है एनसीईआरटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके हर एग्जाम के लिए। तो आइए मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में आखिर वह क्या होता था। देखिए, उस बर्तन को बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर रखकर उच्च तापमान पर उसे पकाते थे। उसका शेप बना करके उसे पकाते थे, थाली का, कटोरी का शेप बना करके, जिसकी वजह से बर्तन का जो बाहरी सतह होता था वह काला पड़ जाता था और उसके बाद उस बाहरी सतह पर एक काला लेप चढ़ाया जाता था। वह जो लेप होता था काफ़ी ज़्यादा पतला होता था और काफ़ी चमकदार होता था। लेप चढ़ाने के बाद बर्तन काफ़ी ज़्यादा शाइन करता था, चमकने लगता था। उसी की वजह से काले पॉलिश वाले बर्तन उसका नाम दिया गया। और उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि भारत के उत्तरी हिस्से में ये मिला था, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बनता था। बस इसी की वजह से उसे उत्तर के काली पॉलिश वाले बर्तन नाम दिया गया। आइए देखते हैं आगे। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर यह बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। सोचिए, अगर भारत के उत्तरी इलाके में, उत्तरी एरिया में बनता था और सारी जगहों पर यह कैसे पहुंचा, बस उसी के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, तभी एक जगह से दूसरी जगह यह बर्तन ट्रेवल कर सकता था। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिणी भारत किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? सोना, मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। कह रहा है कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च का इतना ज़्यादा डिमांड था, इतना उसका वैल्यू था, उसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। सोचिए कितना ज़्यादा वैल्यू रखता था उस वक्त दक्षिण भारत का काली मिर्च। अगर रोमन साम्राज्य के बारे में मैं एक लाइन बताऊं, यूरोप में है, यूरोप की एक जगह है जहाँ, जिसका कि नाम है रोम। वह एक काफ़ी विशाल साम्राज्य था, अभी नहीं, बहुत पहले की बात है। वह काफ़ी विशाल साम्राज्य था। आइए देखते हैं आगे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। व्यापारी किस तरीके से उसे पहुंचाते थे? समुद्री जहाज और सड़क के रास्ते। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं, रोमन सोने के सिक्के मिले हैं फ्रेंड्स। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। ठीक है। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। मानसूनी हवा जिस तरफ बहता था उसी तरफ का यात्रा उस टाइम में वो करते थे जब मानसूनी हवा बहती थी। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। ठीक है, अगर उसे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के दक्षिणी तट पर पहुंचना होता था तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे क्योंकि उनको उनसे फायदा मिलता था और
जिस तरफ हवा बह रही है उसी तरफ नाव को लेकर वह आ जाते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा जहाज बनाए और निकल लिए, क्योंकि बहुत लंबा सफर होता था, 6 महीने, साल भर, 3 महीने, इस तरीके का सफर होता था। आइए देखते हैं समुद्र तटों से लगे राज्य के बारे में कुछ बातें। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। क्या है? इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ था। कौन सा? कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ था। उसके आसपास का एरिया में काफी खेती होती थी। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों, मतलब वहाँ मैदानी इलाका और जो तटीय इलाका था, एरिया था, वहाँ के जो सरदार और राजा थे, धीरे धीरे उनके पास काफी संपत्ति और काफी शक्ति होती गई। संपत्ति हुआ तो पावर आते गया। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। आइए देखते हैं मूवेंदार के बारे में, संगम कविता के बारे में। यह एक तमिल शब्द है। कौन सा शब्द है? तमिल शब्द, ध्यान रखना है आपको, जिसका अर्थ 3 मुखिया है। कितना मुखिया? 3 हेड, 3 मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया था। किसके लिए? आइए देखते हैं। पहला चोल, दूसरा चेर और पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। कब? लगभग आज से 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। मतलब कह सकते हैं कि राजधानी के बारे में बात किया जा रहा है, बस एक नहीं बल्कि 2-2 राजधानी ये लोग रखते थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। देखिए फ्रेंड्स, तटीय हिस्से का मतलब हुआ समुद्र से लगा हुआ जो एरिया था, एक राजधानी वहां पर बनाते थे और दूसरा अंदर के एरिया में, यानी सूखा हुआ जमीन पर अंदर में बनाते थे। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। देखिए 3 मुखिया थे, तीनों का 2-2 सत्ता केंद्र था, तो कितना हो गया? 6 केंद्र हो गया इनका। ठीक है, उसमें से कह रहा है कि बस 2 ऐसे केंद्र थे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। कौन सा? एक चोलों का पत्तनपुहार या कावेरीपट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। और चोलों का पत्तनपुहार या कौन सा? कावेरीपट्टनम। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ऐसा नहीं है कि वह वहां पर कुछ फिक्स करके रखे थे कि आपको आपके फसल का 6 भाग करना है, उसमें 1 भाग देना है, जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं। वहां पर था कि आपको उपहार खुद से देना होता था, मांग करते थे और वो आप खुद से जाकर दीजिए। कभी कभी, देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे। कौन? राजा के बारे में, मुखिया के बारे में बात किया जा रहा है, वहां के जो हेड थे। अभियानों पर निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। कभी कभी वो ऐसा करते थे, ऐसा नहीं है कि हमेशा इस तरह का कंडीशन होता था। कभी कभी मतलब 15 दिन पे, 1 महीने पे, 2 महीने पे, 6 महीने पे, इस तरीके से। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। जो कवि होते थे, संगम कवि, वे उन मुखिया का तारीफ करते थे कविता में, जो उन्हें इन तरह का कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े जो देते थे, उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने अभी देखा मूवेंदार क्या है। मूवेंदार क्या था? 3 मुखिया जिन्हें कहा गया, उन्हें मूवेंदार कहा गया। अब देखिए आपको बता रहा हूँ संगम कविता क्या था, उसकी रचना कब हुई। इसकी रचना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। और इसे संगम क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए मदुरै जो जगह है, मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका मतलब संकलन किया जाता था। वो उन्हें इकट्ठा करते थे, लिखते थे, इस तरीके का कंडीशन वहां पे होता था, इसीलिए उन्हें संगम कविता कहा गया था। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है इसके लगभग 200 वर्षों के बाद, अभी हमने देखा
लगभग 2300 साल पहले के बारे में अभी देख रहे थे, ठीक है। इसके 200 साल के बाद, यानी आप इसे 2500 मत मानिएगा, 200 साल बाद मतलब हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं 200 साल, ठीक है। आप उसे माइनस करेंगे तो वो 2100 साल के आसपास के बारे में बताया जा रहा है। कब? 2100 साल के आसपास के बारे में बात किया जा रहा है। पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। किसका? सातवाहन नामक राजवंश का। कहाँ पर? पश्चिमी भारत के बारे में बात किया जा रहा है। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। कौन सा? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान में किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापंथ के स्वामी भी कहे जाते थे। क्या? दक्षिणापंथ के स्वामी। दक्षिणापंथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। क्या होता है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। कहाँ पर? पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी, मतलब उत्तरी तट पर बस उन्होंने सेना को नहीं भेजा। यहाँ पे ये भी एक पॉइंट बनता है, श्री सातकर्णी ने कहाँ नहीं भेजा? उत्तरी तट पर अपना सेना को उन्होंने नहीं भेजा था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट और नया टॉपिक। कह रहा है रेशम मार्ग की कहानी। आइए देखते हैं रेशम मार्ग की कहानी और रेशम के बारे में। कीमती, चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, रेशम का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है, काफ़ी मुश्किल प्रक्रिया होता है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। कब हुआ? करीब 7000 साल पहले। और देखिए अब चीन का कुछ चालाकी जो अभी भी आपको देखने को मिलता है। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। कब तक? हजारों साल तक। किससे? चीन के अलावा किसी को न पता चले बाहरी दुनिया से। पर चीन से पैदल घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। ठीक है, जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बिल्कुल आपको पता है, नामकरण उसी तरीके से होता है। रेशम मार्ग मतलब जहाँ से लोग यात्रा करते थे रेशम का कपड़ा लेकर। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। क्या करते थे? कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। कहाँ से? ईरान और पश्चिमी एशिया के शासक के थ्रू और भी जगह पर जानकारी फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया था। ठीक है, इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। सबसे पहले तो पहाड़ से होकर उन्हें गुजरना पड़ता था, फिर रेगिस्तान वाले रास्ते से होकर जाना पड़ता था और आसपास में रहने वाले जो लोग रहते थे वो भी उनसे टैक्स की तरह पैसा लेने लगे थे। इस वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ने लगा था। आइए देखते हैं, कुछ शासक बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले वे शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त
लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। मतलब बहुत सारे शासक ऐसा भी थे जो चाहते थे सिल्क रूट पर अपना हम वर्चस्व बढ़ाएं, उस एरिया को कवर कर लें, मेरे अंदर वह एरिया आ जाए, क्योंकि व्यापारी से वह टैक्स लेते थे, तोहफा लेते थे, और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अमीर भी होते जा रहे थे। और इससे व्यापारी को बस एक फ़ायदा मिलता था, फ़ायदा यह मिलता था कि जब उस किसी भी एरिया से गुजरते थे तो वहाँ रहने वाले लोग, वहाँ रहने वाले शासक उन्हें सुरक्षा दिया करते थे। आइए देखते हैं। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कौन थे? कुषाण। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इसका शासन था। ठीक है, लगभग 2000 साल पहले। फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए कि कुषाण शासक के संस्थापक कौन थे, क्या आपको पता है? तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, वो शासक थे, संस्थापक थे वहाँ के कुजूल कड़फिसस। ठीक है, अगर और मैं बताऊं तो एशिया के इतिहास में धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य, कला प्रेमी और एक अच्छे शासक के रूप में कनिष्क को विशेष स्थान प्राप्त हुआ था। किसे? कनिष्क। उनके बारे में अभी आगे देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दिया, कनिष्क को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला था। कुषाण वंश और अपने कुल में कनिष्क सर्वश्रेष्ठ सम्राट भी था। माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है, कनिष्क काफी ज्यादा फेमस थे, सर्वश्रेष्ठ सम्राट थे। कनिष्क को राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफी श्रेष्ठ माना जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। जब कुषाण वंश में आपको पढ़ाऊंगा उस वक्त आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। अभी मैंने थोड़ा सा आपको उनके बारे में बताया, ताकि उस वक्त जब मैं आपको आज के टॉपिक से थोड़ा बहुत याद दिलाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। किसके? कुषाण वंश के। कौन सा? पेशावर और मथुरा, दो जगह। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा थे। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की और रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? कुषाण थे। जी हाँ फ्रेंड्स, यह भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आपके एग्जाम में आएगा ही कि सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे। तो कौन थे? कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इसका उपयोग किया करते थे। आइए अब देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? अभी मैंने आपको बताया था, कनिष्क थे। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। कब किया? लगभग 1900 साल पहले। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। क्या किया उन्होंने? एक बौद्ध परिषद का गठन, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र। बुद्ध की जीवनी क्या, कौन सी है? बुद्ध चरित्र। रचनाकार कौन है? अश्वघोष। रचनाकार कौन है? अश्वघोष। ध्यान रखना है इसको, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। कनिष्क के दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे अश्वघोष? कहाँ रहते थे? कनिष्क के दरबार में। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। किसमें? संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। महायान का विकास कब हुआ? लगभग 1900 साल पहले। ध्यान रखना है आपको। इसकी दो मुख्य विशेषता थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। जैसे में मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमा बनाए जाने लगी थी। ठीक है, लगभग 1900 साल पहले ना बुद्ध की प्रतिमा बनना स्टार्ट हो गया था। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई थी। अधिकांश कहाँ? मथुरा में, और बहुत थोड़ा बहुत तक्षशिला में। फ्रेंड्स, मैंने पीछे के चैप्टर में इस चीज को बताया था पहले भी कि ज्यादा बना था मथुरा और थोड़ा बहुत तक्षशिला में बना था। प्लीज आपने अगर नहीं देखा है तो एक बार वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद
एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। मतलब जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई वह अकेले रहकर ध्यान का साधना करते थे, ध्यान करते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई। क्या हो गई? काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गया था। कहाँ कहाँ फैला? पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गया था। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। कहाँ पर? पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, पीछे क्लास में मैंने आपको इस चीज के भी बारे में बताया था, गुफा के बारे में, ठीक है, जिसे विहार कहते थे। आप एक बार देखिएगा क्लास को। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा बनाया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था पहले भी कि धनी व्यापारी, राजा और भूस्वामी द्वारा दान में दिए गए जमीन पर विहार का निर्माण होता था। ठीक है, गुफाएं का निर्माण होता था वहां पर। बस उसी चीज के बारे में कह रहा है। पीछे भी मैंने आपको बताया था, और जब मैं बौद्ध धर्म को स्पेशली बताऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर गुफाएं बना, किस तरीके से बना, कौन उनमें पैसा दिए, क्या क्या हुआ था, सारा कुछ। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बिल्कुल, अपने उपमहाद्वीप से दूसरे देश में भी जाना जब होता था तब वो वहाँ पर रुकते थे। एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना होता था तब वहाँ पर मठ में विश्राम करने के लिए रुक जाते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया था। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफी प्रसिद्ध थे। कौन? फासियन काफी प्रसिद्ध थे। वह करीब 1600 साल पहले आए थे। कब आए? लगभग 1600 साल पहले। कौन आए? फासियन। स्वेन त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया था। यानी देखिए, फासियन 1600 साल पहले, उसके 200 साल के बाद कौन आया था? स्वेन त्सांग आया था, और उसके करीब 50 साल बाद यानी 1350 ईसा पूर्व ईस्वी के आसपास, पहले की बात किया जा रहा है, उस वक्त इत्सिंग आया था। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। स्पेशली क्यों आए थे? भगवान बुद्ध के जीवनी को, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। उनके बारे में उन्होंने लिखा, क्या है किताब, किस तरीके से भारत में बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ क्या क्या प्रचार प्रसार हो रहा है, क्या अच्छाइयाँ हो रही है, सारा कुछ उन्होंने वहाँ पर लिखा था। आइए अब देखते हैं भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी देवी देवता या किसी भी इंसान के प्रति अगर आपको श्रद्धा हो तो उसे आप भक्ति कह सकते हैं। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। वहां पर भेदभाव किसी भी तरीके का नहीं था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। कह रहा है चैप्टर 11 को देखने। अभी एक दो चैप्टर के बाद जब 11 पे आएंगे ना, तो आपको उसके बारे में, भगवत गीता के बारे में काफी कुछ पढ़ने को मिलेगा।
इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। कौन? केवल कृष्ण ही। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। आइए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग कब? लगभग 2000 साल पहले, जस्ट अभी आप पीछे क्लास में देखे थे। कुषाण शासक कनिष्क कब? लगभग 1900 साल पहले। रेशम बनाने की कला की खोज कब हुई थी? लगभग 7000 साल पहले। कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी। चीन में, जिसे चीन ने छुपा कर रखा था काफी सालों तक। चोल, चेर तथा पांड्य लगभग 2300 साल पहले। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको पीछे वाले क्लास में बताया था उन्हें क्या कहा जाता था? मुवेंदार कहा जाता था। फारसियन की भारत आगमन। फारसियन भारत कब आए थे? लगभग 1600 साल पहले। स्वयं तसांग की भारत यात्रा और अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले। और इत्सिंग भारत कब आए थे? इनके स्वयं तसांग के 50 आने के 50 साल के बाद, यानी 1350 साल में वो आए थे यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपने देखा एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 6 का एक टॉपिक जिसका कि नाम था व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। चैप्टर था आज का 9। इसके बाद नेक्स्ट आने वाला है चैप्टर 10 और उसके बाद चैप्टर लास्ट होगा, बुक लास्ट होगा चैप्टर 11 आकर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम होगा नए साम्राज्य और राज। वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप उसे भी जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 से लेकर 8 तक का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देखिएगा। आपको पता है फ्रेंड्स एनसीईआरटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके हर एग्जाम के लिए। मैंने स्टार्टिंग में ये सब नहीं बताया ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। अब अगर आप पढ़ते पढ़ते थक गए हो तो आप 1 मिनट सुन लीजिए। एबीसी एकेडमी पर आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड हर चैप्टर, हर क्लास का वीडियो मिलेगा। 6 से लेकर 12 तक का सारा वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। और जब एक बुक खत्म हो जाएगा, 2 बुक खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक छोटा सा 5 या 10 वीडियो का एक सीरीज चलेगा। जैसे कि अभी आपने पढ़ा बौद्ध धर्म के बारे में, आपको बौद्ध धर्म का स्पेशली एक क्लास आएगा। अशोक के बारे में आप पढ़ चुके हो, अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में एक स्पेशल क्लास आएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में स्पेशल क्लास आएगा। हड़प्पा के बारे में आएगा। हर एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, जिससे 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में आता है, चाहे वह कोई छोटा से छोटा या यूपीएससी का एग्जाम हो। क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के ही बुक से बनता है। सारे क्वेश्चन को मैं कवर करूंगा, सारे क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। काफ़ी इजी वे में समझाने का कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड उसमें रहेगा और आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बिल्कुल बच्चा की तरह आपको समझाऊंगा। आप इस चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा। और फिर बहुत जल्द आएगा नेक्स्ट चैप्टर 10। वीडियो देखिए, एंजॉय करिए और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।